नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था किस तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है डेवलप हुआ था। तो आज हम जो बात करेंगे इसलिए अगले लेक्चर में 1773 से स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें बातें की थी, जिसमें हम 1773 से 1947 के बीच में किस तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान डेवलप हुआ था उसके बारे में हमने बात किया था। तो आज हम 1773 में एग्जैक्ट 1773 में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में ये बात किया था कि 1773 से 1857 के बीच में किस तरह से कंपनी का रूल होता है, और उसके बाद 1858 से 1947 के बीच में किस तरह से ब्रिटिश क्राउन का रूल होता है। ये पिछले लेक्चर में हम पहले ही बता चुके हैं। जितनी भी बेसिक जानकारियां थी हमने पहले ही पूरा बैकग्राउंड बना दिया है। अब जो बात करेंगे 1773 से बात करेंगे, ठीक है। अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके बारे में हमने बात कर चुका है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। देखिए 1773 में हम क्या करते हैं, उसके पहले क्या होता था, जो मुंबई है और मद्रास, इन सभी चीजों मतलब इन सभी जगहों पर क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या फिर ब्रिटिश जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका यहाँ पे मतलब मुंबई में और मद्रास में शासन हो चुका रहता है। लेकिन 1764 में जब बक्सर का युद्ध है, जो बंगाल का नवाब है जब हार जाता है, तो क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना अधिकार मतलब कर लेती है। तो उसके बाद फिर 1773 में कंपनी के जितने भी सर्वेंट है उस पर नकेल कसने के लिए और कुछ व्यवस्था बनाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए आया था, उसमें क्या हुआ था 1773 के आसपास क्या हुआ था, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट है वो क्या करते हैं, घूसखोरी करने लगते हैं और मतलब वहां पे अपना एक अलग ट्रेड करने लगते हैं। तो उसको नकेल कसने के लिए और कुछ मतलब सारी व्यवस्था बनाने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अपने किस तरह सुचारू रूप से मतलब चल सके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडर और एज एडमिनिस्ट्रेटर मतलब दोनों तरह से काम कर सके, उसके लिए क्या करती है, रेगुलेटिंग एक्ट लाती है 1773 में, ठीक है। इसका पर्पज यही था। उसके पहले कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं था जो लिखित दस्तावेज था, जो मतलब भारत में शासन करने के लिए उनके लिए मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बनाया था उसके पहले, जो मतलब कि जो मतलब अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको सुचारू ढंग से चला सके। तो 1773 में पहला ये एक्ट आता है। मतलब ये पहला मतलब एक प्रकार से भारत में पहला ऐसा एक्ट था जो लिखित था, और यही जो रेगुलेटिंग एक्ट है फिर धीरे धीरे मतलब बाद में इसमें बहुत सारे मतलब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर अमेंडमेंट एक्ट आता है। यही मतलब जितने भी 1900 मतलब 1773 से 1947 के बीच में जितने भी एक्ट बने थे वो सब जाके फिर भारतीय संविधान के अंदर उनकी मतलब कुछ कॉपियां जाती हैं। कॉपियां मतलब कि कुछ जो आर्टिकल्स रहते हैं उसको जब अपना संविधान बनता है रियल वाला जो जिसको हम पढ़ेंगे तो उसमें मतलब कॉपी पेस्ट किया जाता है। कॉपी पेस्ट का मतलब कि जो अच्छी अच्छी चीजें थे उसको डाल दिया जाता है, लगभग 200 आर्टिकल के आसपास, ठीक है। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे, इसमें क्या क्या मतलब परिवर्तन हुए थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेट, इसमें क्या करती है, उसके पहले क्या था कि जो गवर्नर्स थे, जैसे मुंबई के गवर्नर, यहाँ पे मुंबई वाला जो क्षेत्र था इसमें एक अपना अलग एक गवर्नर रहता था, ठीक है। यहाँ पे एक अलग गवर्नर रहता था, मद्रास में एक अलग गवर्नर रहता था और बंगाल में अलग गवर्नर रहता था। अब क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे जो बंगाल वाला क्षेत्र है, हमने पहले भी बात किया था कि ये बहुत ही रिच मतलब स्टेट हुआ करता था उस समय का। तो बंगाल का नवाब, यहाँ पे बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी, बहुत ज्यादा पैसा था यहाँ पे, मतलब खेती भी अच्छा खासा होती थी, क्योंकि ये मतलब तराई क्षेत्र है। इधर गंगा यमुना मतलब यमुना जी तो यहाँ प्रयागराज में मिल जाती है, तो गंगा नदी जो जाती है यहाँ पे पूरा तराई क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब खेती भी अच्छी से होती है। तो क्या करती है, जो बंगाल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है उसको रेगुलेट करने के लिए पहली बार मतलब ये कानून लाती है। उसमें क्या करती है, इसमें पॉलिटिकल और मतलब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पहले क्या था कि केवल मतलब इन सब ट्रेड करते थे, उसके बाद फिर क्या किए, ये जो अपना एक मतलब मिलिट्री अफेयर भी, उसमें मतलब मिलिट्री अफेयर भी करने लगते हैं कि मतलब यहाँ की जो जनता रहती है, यहाँ के जो शासक रहते हैं उनको हराते हैं, उसके बाद फिर यहाँ क्या करते हैं, अपना शासन करने लगते हैं। इसके पहले केवल ट्रेड करते थे, अब क्या करेंगे, शासन भी करेंगे, ट्रेड तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट है। इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझ लीजिए। देखिए इसमें पहले क्या था, अभी देखिए पूरे भारत में इनका पूरा दबदबा नहीं है, ठीक है। अब ये जो मद्रास वाला है, ठीक सॉरी, ये बंगाल वाला मुंबई वाला जो प्रेसिडेंसी है और मद्रास वाला जो प्रेसिडेंसी है और बंगाल वाला प्रेसिडेंसी है, इन सबको एक कर दिया जाता है। एक का मतलब है कि जैसे यहाँ का जो बंगाल का गवर्नर है, ठीक है,
बंगाल का जो गवर्नर है इसका प्रमोट करके क्या करते हैं, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और गवर्नर जनरल जो उसमें कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, उसके अंडर में आपका ये मुंबई वाला भी और आपका ये मद्रास वाला भी, ये दोनों इसके अंडर में कर दिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है, मतलब शासन करने के लिए। अब यहाँ पे इसका एक गवर्नर जनरल बना दिए जाएंगे, जो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का जो गवर्नर था उसको प्रमोट करके गवर्नर जनरल बनाया गया। अब उस गवर्नर जनरल के अंडर में आपका मुंबई वाली और मद्रास वाली प्रेसिडेंसी को एक कर दिया जाता है, मतलब उसके अंडर में डाल दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बनाती है। ठीक है, यही है कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको प्रमोट करके गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, मतलब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, उसकी एक 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है, मतलब एक प्रकार से मतलब कार्यकारी परिषद बनाई जाती है। और जो परिषद में 4 मेंबर रहेंगे और वो क्या करेंगे कि इसको एक प्रकार से ये समझिए कि मतलब वो राय सलाह लेने के लिए, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मतलब गवर्नर जनरल की कामों को और आसान बनाने के लिए, मतलब अच्छी तरह से काम कर सके, मतलब कोई राय सलाह लेना है तो उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी जाती है। ठीक है, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहता है और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स रहता है उस समय का जो गवर्नर जनरल है। वही है कि जो बंबई है तो मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंदर में ले जाता है। अब यहाँ पे ये समझिए जो बंगाल प्रेसिडेंसी है मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी, मतलब ये एक पावरफुल प्रेसिडेंसी है। तो इसी के अंडर में मतलब जो अपना मुंबई है और अपना जो मद्रास वाला है, इन दोनों को इसके अंडर में कर दिया जाता है। और यहाँ पे काम होता है जो रिलेटिव एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, यहाँ पे मतलब 1773 में मतलब जब एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी और उसमें एक चीफ जस्टिस होगा और उसके बाद 3 अदर जस्टिस थे। तो 1773 में आता है तो 1774 में ये मतलब बन जाता है। मतलब 1774 में भारत में पहली बार था कि कोई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो उस समय की सुप्रीम कोर्ट, आज की सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। ठीक है, अब ये जो है 1773 में मतलब उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट इसका नाम दिया गया था। तो 1773 में उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, इसलिए बोलते हैं कि पहली बार जो अंग्रेज हैं कब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं या फिर कब कोर्ट की कोई स्थापना करते हैं, तो बंगाल में किया था। कब किया था? 1774 में। ठीक है, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता हो गया। अब इसमें क्या किया जाता है, जो मतलब इसका मेन रीजन था 1773 में रिलेटिंग एक्ट आने का। इसमें क्या होता है कि जो जितने भी इसके सर्वेंट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, वो घूसखोरी लेने लगे, मतलब घूस लेने लगते थे। जो जितने भी, जैसे मान लीजिए कि कोई काम कराने के लिए गया कोई इंडियंस, तो उससे घूस लेते थे, मतलब चोरी छुपे। तो और उसके बाद मान लीजिए कोई काम करा, घूस लिए, फिर या फिर उपहार ले लिए कि नहीं भैया हमारा ये काम करा दीजिए, तो ले लेते थे। और एक काम करते थे कि अपना एक मतलब अलग से ट्रेडिंग करने लगे थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, इसका पैसा तो ले ही रहे हैं, इसका काम भी कर रहे हैं, अपना एक अलग से ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब जो प्रॉफिट इनको कंपनी को देना चाहिए था वो अपना खुद का ले रहे हैं। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि रिलेटिंग एक्ट आया तो इसमें क्या नकेल कसी गई, भैया अगर अब तुम लिए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या, एक तो मतलब घूसखोरी बंद करवा दिए, अलग से आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई उपहार नहीं ले सकते, आप काम करिए, जो आपकी जिम्मेदारी उसको काम करिए। और उसके बाद वही है, सर्वेंट ऑफ कंपनी वेयर नॉट अलाउड टू टेकन ब्राइब्स प्रेजेंस, मतलब ब्राइब मतलब घूसखोरी होता है, प्रेजेंस मतलब उपहार होता है। रिस्ट्रिक्टेड टू प्राइवेट ट्रेड्स, मतलब कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, आपका निजी व्यापार नहीं कर सकते, मतलब कंपनी में होते हुए। और एक बहुत बड़ा काम होता है, सीओडी की स्थापना होती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब इसमें क्या हुआ था, अब देखिए, एक तो अपना गवर्नर जनरल है, ठीक है, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है, उसकी एक 4 सदस्यों की एक समिति है जिसमें मतलब उसके साथ में काम करेंगे। लेकिन एक सीओडी होता है, एक सीओडी होता है। सीओडी का मतलब यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे कौन? एक गवर्निंग बॉडी ऑफ, मतलब गवर्निंग बॉडी ऑफ इसका ईस्ट इंडिया कंपनी थी। गवर्निंग बॉडी में कौन कौन सदस्य थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शेयर होल्डर्स थे, जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उसमें से इन सबको बनाया गया था, ताकि जो मतलब अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा सिंगल पर्सन का तो था नहीं, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी बड़े बड़े शेयर होल्डर्स थे वो क्या थे, इसके मेंबर्स थे सीओडी के। ठीक है, तो सीओडी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जितने भी मेंबर्स थे वो क्या करते, गवर्निंग बॉडी थी
ये सलाह देते थे किसको, जो उसमें का गवर्नर जनरल हुआ करता था, और गवर्नर जनरल के साथ में काम करने के लिए 4 इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, तो इसी तरह से काम करते थे। ठीक है, तो ये हो गया अपना मद्रास, और ये हो गया अपना मुंबई वाला, और ये वाला बंगाल वाला क्षेत्र है। अभी जो रिलेटिव एक्ट आया, अभी क्या है, बंगाल एक प्रकार से उसको ऊपर कर दिया जाता है, उसके अंडर में ये छोटे छोटे गवर्नर यहाँ बैठा दिए जाते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है ये। ठीक है, इन सबको कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आज इसके पहले वाले लेक्चर आप देखिएगा जरूर, चूंकि इसके पहले वाले लेक्चर में क्या था, मैंने पूरा बताया था किस तरह से 1773 से 1947 के बीच में किस तरह से कंपनी रूल करती है, किस तरह से ब्रिटिश क्राउन रूल करता है। हालांकि इसको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरऑल मैंने पहले ही बता दिया हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कौन कौन से एक्ट आए थे, उसमें क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए थे, और यही बाद में जाके किस तरह से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसमें एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो उसमें लगभग 321 आर्टिकल रहते हैं, लगभग 10 के आसपास उसका मतलब शेड्यूल्स रहते हैं, और लगभग 14 के आसपास उसको भाग में बांटा गया था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसको अच्छे समझने के लिए आप मेरा मतलब रिक्वेस्ट है, इसके पहले वाला वीडियो जरूर आप देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।